संशमन अध्याय व्याख्या। चैप्टर 39 का संशोधन, जो संशोधन जैसे वमन विरेचन के लिए जो यूज करते हैं, और संशमन जो नॉर्मली मेडिसिन यूज कर ले, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखना है। इसमें जैसे हम लोगों ने कल्पस्थान चरक का आया हुआ है ना, जहाँ पे मदन फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, जहाँ पे आया हुआ अलग अलग चैप्टर वर्णन किया, उस उसी के जैसा ये चैप्टर है, जहाँ पे किस द्रव्य से वमन कराना है, किस द्रव्य से विरेचन कराना है, उसके बारे में बोला है आचार्य सुश्रुत ने। इतना हम डिटेल्स सुश्रुत चरक में ही देखेंगे, यहाँ पे उतना जानने की जरूरत नहीं है कि कौन से द्रव्य का कहाँ यूज है। जैसे आया हुआ है ऊर्ध्व दोष भाग द्रव, मतलब क्या है, वामक द्रव। वामक द्रव में क्या है, जैसे वहां पे आया है, मदन फल आया है, देवदाली, कुटकी, तुम्बी, धामार्गा, बहुत सारे द्रव्यों के नाम है। ठीक है, इतना हम याद नहीं रखेंगे। ये क्या करते हैं, वमन द्वारा ऊर्ध्वभाग अथवा अमाशय, फेफड़े, श्वास मार्ग, नासा मार्ग और सिर, इनमें स्थित कफ आदि दोष का हरण करने वाले ये जो भी द्रव्य है, जितने सारे द्रव्य है, बहुत सारे द्रव्य याद नहीं रख पाएंगे, इसको जाने दीजिएगा। इनका मेन काम क्या है, जो ऊपर में मौजूद कफ होते हैं, छाती के ऊपर जो भी एरिया और हमारा एरिया जैसे फेफड़ा हो गया, श्वास मार्ग हो गया, नासा मार्ग हो गया, सिर हो गया, वहां से कफ निकालने के लिए कार्य होता है। अब इसमें भी लिखा गया है कि इनमें से भी जो कोविदार से पूर्व औषधिया के फल तथा कोविदार से चित्रा तक के औषधियों के जड़, जैसे कहते हैं ना कि इसका क्या प्रयोजन है, तो जो यहाँ पे कोविदार आया हुआ है, एक द्रव्य आया हो, कोविदार बीच में आया होगा, यहाँ पे कोविदार या कर्बूदार जिसको कहा गया है, इसके ऊपर जो भी है सबका क्या यूज करने के लिए बोला, फल यूज करने के लिए बोला है। और इसके नीचे जो भी इसका क्या यूज करने के लिए बोला है, मूल मतलब जल जड़ यूज करने के लिए बोला गया है। तो ये रहने दीजिएगा, किसका क्या यूज है ये सब रहने दीजिए। फिर उसी तरह दूसरा क्या है, अधोभाग, मतलब विरेचन के लिए क्या क्या द्रव्य है, वैसे ये सप्तला, संकिनी, दंती, द्रवंती, चरक के ऑलमोस्ट सेम ड्रग है। ये औषधियां विरेचन द्वारा अधोभाग के दोषों का हरण करती है। इनमें से तिलवक से पूर्व की औषधियां जड़ लेनी चाहिए, तो मतलब किसी का जड़ लेना है, किसी का छाल लेना है, तो किसी का जैसे कंपीलक अंडरलाइन कीजिएगा, कंपीलक के फल के ऊपर संचित हुई रज ग्रहण करे, ये अंडरलाइन कर लीजिए। कंपीलक का कौन सा फल यूज करना है, कंपीलक फल रज्जा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा बस। जो कंपीलक का यूज किस में कर रहे हैं, पहले तो विरेचन के लिए यूज कर रहे हैं, और विरेचन में भी क्या यूज कर रहे हैं हम, उसका फल रज्जा, फल का जो क्या बोला, फल का जो रज्जा है ना, मतलब छिलका जो है उसको, तथा सुपारी से लेकर एंड तक के द्रव्य को फल ग्रहण करें, तथा पूतिक अरवत के पत्र तथा सिर, और पूतिक और आरगवत का पत्र यूज करें। ये दो अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसका क्या प्रयोजन है, सबका याद नहीं करेंगे, बट कंपीलक वाला आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछेगा तो वही पूछेगा। कंपीलक के फल रज का यूज करना है, बाकी भौतिक और आरवत दो एक्स्ट्रा याद करके रखिए, किसका पत्र यूज करते हैं विरेचन के लिए। ठीक है, तो ये वमन और विरेचन के द्रव्यों के नाम थे, और इसका क्या प्रयोजन है उसको बोला गया है। फिर आगे क्या है, सिरो विरेचक द्रव, वैसा ही उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, उभय दोष भाग। इसमें ये इसको स्टार कर लीजिएगा कि कोई ऐसे जो कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो ववन और विरेचन दोनों का काम करते हैं, क्या क्या है, कोषातकी है, सप्तला, संखिनी, देवदाली और कार्वेलिका, ये पांचों द्रव्य के नाम आपको याद होने चाहिए, जो हमारा वमन और विरेचन दोनों कार्य करते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कोषातकी, सप्तला, संखिनी, देवदाली और कार्वेलिका, उभय तो भागहरण, और इसका क्या यूज करते हैं, इनका स्वरस यूज करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोसातकी, सप्तला, संखनी, सप्तला संखनी विरेचन में भी आया है, कुछ इसमें से ववन में आया है, लेकिन ये कुछ ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये पांचों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारा ववन और विरेचन दोनों में यूज होता है, कोसातकी, सप्तला, संखनी, देवदाली और कार्वेलिका। और इसका क्या यूज करना चाहिए, तो इसका स्वरस यूज करना चाहिए, इन पांचों द्रव्य का स्वरस यूज कीजिए वमन और विरेचन के लिए। फिर उसी तरह सिरो विरेचन द्रव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें भी बहुत सारे द्रव्यों के नाम है, पिपली, वायुविडंग, ये सब है। गोमूत्र ये शिरोविरेचक द्रव्य है। गोमूत्र, इनमें से करने से पहले कई द्रव्यों को फल लेवे, उसे किसका क्या क्या प्रयोजन है वो लेने के लिए बोला गया है। लवण, पार्थिव, ये शिरोविरेचक है, जाने दिए। अब यहाँ अब पहले क्या हो गया, संशोधन वाले द्रव्यों के बारे में आ गया, जैसे जिसमें ववन था, विरेचन था, शिरोविरेचन था। अब कह रहे हैं कि संशमन वर्ग, मतलब कि कौन वात का संशमन करेगा, कौन पित्त का संशमन करेगा, संशमनी वर्ग की औषधि का वर्णन करते हैं। तो इसमें भी वात संशमन वर्ग के बहुत सारे द्रव्यों का नाम है, जान दीजिए। पित्त संशमन में बहुत सारे द्रव्यों का नाम है, चंदन, कुचंदन, आपको नाम से पता चलेगा। फिर कफ समन समसमन में भी बहुत सारे नाम है, इसको सब जाने दीजिए। ठीक है, ये चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था वही पांच वाला इम्पोर्टेंट था, कंपिला के रज वाला। फिर उक्त सब प्रकार की औषधियों का रोग जठराग्नि और रोगी इनके बल का विचार करके न्यून अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। यदि रोग के बल की अपेक्षा अधिक बल वाली औषधि प्रयोग की जाए तो वो औषधि पूर्व व्याधि को तो नष्ट कर देती है, किंतु अन्य व्याधि को उत्पन्न करती है। जठराग्नि की शक्ति से अधिक मात्रा है, ये सब जो कहानी आप पढ़ना हो तो पढ़ लेना।
इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसको भी जाने दीजिए 11वें नंबर को। इसमें से सबसे लास्ट वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर लास्ट वाला जो है 14वां श्लोक अंडरलाइन कीजिएगा। औसत की मात्रा क्या बोला गया है कि व्याधि अग्नि तथा रोगी के बल मध्यम होने पे, मान लीजिए व्याधि भी मध्यम है, अग्नि भी मध्यम है और रोगी का बल भी मध्यम है, तो आपका जो क्वाथ लेना चाहिए उसका अमाउंट कितना बोला गया है? 1 अंजलि बोला गया है। और चूर्ण का प्रमाण क्या बोला गया है? 1 विडाल पदक बोला गया है। और कल का प्रमाण कितना बोला गया है? 1 अक्ष बोला गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी व्यक्ति के व्याधि अग्नि और रोगी के मध्यम होने पे क्वाथ का क्या डोज होना चाहिए, तो 1 अंजलि होना चाहिए। चूर्ण कितना होना चाहिए? 1 कर्ष या 1 विडाल पदक होना चाहिए। और कल का प्रमाण कितना होना चाहिए? 1 अक्ष होना चाहिए। जैसे अभी हम द्रव मेडिसिन लिखते हैं तो आप लिखते हैं ना कि हाँ क्वाथ कितना लिखना है, तो आप 40 ml लिखते हैं, 50 ml लिखते हैं, तो वो यहीं से है, ध्यान रखना है कि क्वाथ का प्रमाण कितना है? 1 अंजलि। 1 अंजलि का क्या क्या हो सकता है? 4 पल भी कह सकते हैं, 16 तुला। आप बस 1 अंजलि वाला ही अंडरलाइन कीजिए। फिर चूर्ण का प्रमाण 1 विडाल पदक और कल का प्रमाण 1 अक्ष। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। इस चैप्टर के इस चैप्टर में तीन तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट। एक तो ये वाला जो हमने देखा अभी, अमाउंट द्रव्य का। दूसरा हमने क्या देखा? ये 5 जो द्रव्य थे जिसका वमन और विरेचन दोनों में यूज हो रहा था। और तीसरा कंपीलक का फल रज यूज करते हैं विरेचन के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर जो हमारा संशोधन संशमनी अध्याय था ये यहीं पे खत्म होता है। आगे आप पढ़िएगा पर कुछ आपको मिलेगा नहीं काम की चीजें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 40 चैप्टर, द्रव्य रस गुण वीर विपाक विज्ञान अध्याय। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, द्रव्य रस गुण वीर विपाक अध्याय। ठीक है, अब क्या द्रव्य के बारे में, रस के बारे में, गुण के बारे में, जैसे हमारा चरक के सूत्र स्थान पहले में द्रव्य क्या है, तो रस क्या है, गुण क्या है, उसके बारे में वर्णन आया था, वैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेलिंग आई हुई है। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत बड़े बड़े श्लोक हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि द्रव्य रस गुण वीर विपाक में द्रव्य की प्रधानता है। मतलब ये जो चैप्टर है क्वेश्चन वाइज है। कोई कहता है द्रव्य प्रधान प्रधान है, तो कोई कहता है रस प्रधान है, तो कोई कहता है गुण प्रधान है। तो पहले पहले आया कि द्रव्य प्रधान है, कुछ आचार्य कहते हैं कि द्रव्य प्रधान है। और द्रव्य प्रधान किन किन वजह से है, ये सारा इतना सारा डिटेल मेंशन है। इसमें टोटल आप देखिएगा तो 8 या 9 रीजन आएंगे कि द्रव्य रस गुण आदि की अपेक्षा व्यवस्थित होने से प्रधान है। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। तो ये सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में कि द्रव्य क्यों प्रधान है, तो यहाँ से छाटा जा सकता है। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ से कुछ पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं है, क्वेश्चन बना भी नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। कि कुछ आचार्य कहते हैं कि द्रव्य प्रधान है, और उसको कितने कितने कारण से बोला गया, तो 9 कारणों से बोला गया कि द्रव्य प्रधान है। आप बस ये ध्यान रखिए कि 9 कारणों से बोला गया कि द्रव्य प्रधान है। ठीक है, इसको फिर आप स्किप कर सकते हैं। फिर आगे आता है कि द्रव्य प्रधान नहीं है, कुछ ऐसा आचार्य कहते हैं, उनका मत है कि रस प्रधान है। मतलब कुछ कहते हैं कि रस प्रधान है। अब किसके रस प्रधान के भी 4 कारण बताए गए हैं। तो इसको भी आप जाने दीजिए कि कुछ कहते हैं द्रव्य प्रधान है, कुछ कहते हैं रस प्रधान है, क्या क्या पॉइंट्स है, कोई मतलब नहीं है। कुछ कहते हैं आगम से प्रधान है, कोई कहते हैं अनुमान से प्रधान है, कोई कहते हैं उपदेश से भी रस प्रधान है, कुछ कहते हैं ऋषियों के वचन से भी रस प्रधान है। तो कोई मतलब लॉजिक नहीं है सब चीजों का पेपर में। फिर आगे आता है, कुछ आप अन्नाचार कहते हैं कि रस भी प्रधान नहीं है, वीर प्रधान है। तो कभी कोई कह रहा है द्रव्य प्रधान है तो उसके कारण बता रहा है, कोई कह रहा है रस प्रधान है तो उसके कारण बता रहा है। अभी आगे वीर प्रधान है तो उसके कारण बता रहा है कि किस कारण से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देखेंगे, वीर की अधीनता ही से औषधियों का रोगनाशक कार्य होने से, जैसे इस सांस में औषधियों के विभिन्न कार्य तथा ऊर्ध्वा का वमन तथा ये सब जो भी कार्य हो रहा है कि वमन होना, विरेचन होना, संशोधन होना, संशमन, ये सब का कारण क्या है? वीर्य है, वीर्य से ही कार्य करती है। अंडरलाइन यहाँ से करिएगा, ये वीर्य जो होता है वो कैसा होता है? उष्ण और शीत, ऐसे 2 प्रकार का होता है। आपसे आपसे पूछा जाएगा वीर्य कितने प्रकार का होता है, तो वीर्य 2 प्रकार का भी होता है। और कुछ लोग इसको 8 प्रकार का भी मानते हैं। तो आप ये 2 पॉइंट अंडरलाइन करेंगे कि वीर का टाइप्स क्या है, वीर 2 प्रकार का भी है और 8 प्रकार का भी है। वीर 2 प्रकार का भी है। 2 प्रकार में आप देखेंगे तो क्या क्या है? उष्ण और शीत। और 8 प्रकार में क्या है? शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, विशद पिच्छल और मृदु और तीक्ष्ण। चरक ने भी 8 प्रकार के वीर बताए हैं, नाम याद है सबको? चरक ने भी 8 प्रकार के वीर बताए हैं। वहां पे उन्होंने गुरु और लघु भी माना है, और 1 2 गुण नहीं माना है, विशद पिच्छल शायद नहीं माना है, वो देखना पड़ेगा चरक में। आपने चरक में भी देखा नहीं है वीर के बारे में? जी सर, विशद पिछिल ना मान के गुरु और लघु माना है। गुरु और लघु माना है ना, हाँ, तो ये आप यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा।
कि यहाँ पे काट के मतलब चरक लिख लीजिएगा, और चरक की जगह यहाँ पे क्या शायद गुरु और लघु लिखा हुआ होगा। चरक ने गुरु और लघु में बोला है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा चरक के अनुसार भी वीर 8 होते हैं। तो वीर हमारा 2 हो गया और 8 हो गया। उक्त द्विविध या अष्टविध वीर अपने बलों के गुणोत्तर से रस को पराजित करके स्वयं कार्य करते हैं। जैसा कि अब यहाँ से कुछ कुछ एग्जाम्पल है कि मतलब कुछ कुछ एग्जाम्पल आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे। हम देख क्या रहे हैं कि वीर प्रधान है। वीर प्रधान, अब बताने के लिए उन्हें एग्जाम्पल सेट कर दिया कि किसी द्रव्य का रस तो मधुर है, लेकिन उसका रस मधुर है, लेकिन वो मधुर रस होने के बाद भी अपने वीर्य से काम कर रहा है। मतलब वीर मान लीजिए उष्ण, मधुर रस का वीर कैसा होना चाहिए, शीत होना चाहिए, बट उसका वीर उष्ण आ रहा है, तो उष्ण की तरह वो काम कर रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखते हैं हम। सॉरी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जैसे बृहद पंचमूल का रस कैसा होता है, रस में कषाय होता है तथा अनुरस में तिक्त होता है। तो क्या होता है, कषाय अनुरस और मतलब कषाय रस और अनुरस में तिक्त होता हुआ उष्ण वीर होने से वात का संशमन करता है। मतलब देखिए, अब कह रहा है कि कषाय रस है और अनुरस में तिक्त है, तो क्या होना चाहिए, कषाय कषाय रस क्या होता है, वात को बढ़ाना चाहिए ना, वात को बढ़ाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है ये, क्योंकि इसका वीर कैसा उष्ण है। तो ये उष्ण वीर की वजह से क्या कर रहा है, वात का समन कर रहा है। तो ये क्या है, ये सब इसके ना वो है, क्या को कहते हैं, मतलब अपवाद जिसको कहते हैं ना, अपवाद है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा हो रहा है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। जैसे वृहद पंचमूल का रस कैसा होता है, कषाय होता है। हमको जनरली हमको पता है जिसका रस कषाय होगा तो वो आपको फिर इसको बढ़ाएगा। किसमें लेंगे? विचित्र प्रत्यय में लेंगे कि सामान्य प्रत्यय में? क्या? इसको विचित्र प्रत्यय के अंतर्गत लेंगे या सामान्य? आवाज नहीं आ रही है क्या, क्लियर सर नहीं आ रही है इसको आवाज। बृहद पंचमूल जैसे ही बताया गया है, इसमें कषायानुरसिक होते हुए भी उष्ण वीर्य से वात का संशमन करता है। हाँ, तो इसको हम लोग सामान्य प्रत्यय के अंतर्गत लेंगे या विचित्र? ये विचित्र प्रत्याप्रदाय है ना। विचित्र में ही आएगा। हाँ, ठीक है। आप इसको यहाँ पे इसको ऐसे ही याद कीजिए कि बृहद पंचमूल वो विचित्र पर्यापर समान पर्यापर चरक की चीजें वहां पे रखने दीजिए। अब सुश्रुत देख रहे हैं, आप यहाँ का एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कीजिए कि बृहद पंचमूल क्या है, रस में कसाय है और अनुरस में तिक्त है। हमको ऐसा लगना चाहिए कि इसका मधुर, मतलब इसका ऐसा होना चाहिए कि वात का शमन करना चाहिए, मतलब वो वात को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रस में कसा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। इसी तरह कसाय अनुरस कुलथ भी वैसा ही कह रहा है। पहला एग्जाम्पल हमारा वृहद पंचमूल वाला हो गया, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जो अनुरस किसका, कषाय अनुरस होता है कुलथ का, उष्ण वीर होने से क्या है, एवं कटुरस वाला प्याज स्निग्ध वीर होने से वायु का शमन करता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें देखिए, अलग अलग एग्जाम्पल है। वृहद पंचमूल क्या है, रस में कषाय है, अनुरस में तिक्त है, बट उष्ण वीर से वात का शमन कर रहा है। वैसा ही क्या है, कुलथ क्या है, कषाय अनुरस है, बट इसका भी वीर उष्ण है, उसके उष्ण है, फिर भी ये वात का शमन कर रहा है। तो वात के शमन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। लेकिन उसी तरह कटुक रस वाला, जैसे प्याज जो होता है वो कैसा रस होता है, कटुक होता है उसका रस, तो उसको भी वात को बढ़ाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा। उसका वीर्य कैसा होता है, स्निग्ध होता है, इसलिए वात का शमन करता है। तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया जो वात के लिए बोला गया, वात का शमन करने के लिए। फिर दूसरा क्या है, इच्छु। इच्छु का रस कैसा होता है, मधुर होता है। और शीतवीर, इच्छु का रस कैसा होता है, मधुर होता है, और शीतवीर होने से वो वायु को बढ़ाता है, ठीक है। अब होना चाहिए कि जो मधुर है वो कफ को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इसका वीर कैसा, शीत है, तो शीतवीर क्या करेगा, वायु को बढ़ाएगा। कटुक रस वाली बहुत सारे एग्जाम्पल है, इतना सारे याद नहीं रख पाएंगे, तो थोड़ा बहुत आप एक बार देख लीजिएगा। कटुक रस, अब उसी तरह कटुक रस जो पीपल है, वो उसका वीर कैसा होता है, पीपल का भी याद ध्यान रखिएगा कि पीपल का वीर जो होता है मृदु शीतवीर होता है, पूरा शीत नहीं, मृदु शीतवीर होता है, होने से पित्त को शांत करता है। जबकि ये कटुक है तो पीपल क्या, पित्त को बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है, वीर क्या है, इसका अपवाद है, वीर इसका शीत होता है, इसकी वजह से पित्त को शांत करता है। उसी तरह अमल रस वाला जो आंवला होता है, और लवण रस वाला सैंधव जो होता है शीतवीर होने से, अब देखिए, अम्ल रस जो आंवला होता है ना, हमको लगता है आंवला को पित्त का शमन कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका वीर क्या, शीत हो रहा है इसकी वजह से। उसी तरह लवण जो रस युक्त सैंधव, सैंधव भी क्या होता है, उसका वीर शीत होता है, वो पित्त का शमन कर रहा है। तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से एक पिपली वाला इंपॉर्टेंट है, आंवला वाला इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी ये मकोई वकोई का एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है। मच्छी मछली का थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मत्स्य होती है, मधु रस वाली होती है, फिर भी उसका वीर क्या होता है, उष्ण होता है।
उसकी वजह से क्या होता है, पित्त को बढ़ाती है। फिर मूली कटु रस वाली होती है, मूली कटु रस वाली होती है पर भी स्निग्ध वीर्य होने से कफ को बढ़ाती है। फिर मधु रस युक्त मधु जो होता है भी रुक्ष वीर होने से कफ को शांत करता है। कुछ एग्जाम्पल है जो द्रव्य अपने वीर्य के अनुसार कार्य करे, रस के अनुसार कार्य नहीं करे, उनके रस के अनुसार कार्य करेंगे तो वो वैसा कार्य नहीं करेंगे जैसा हम सोचेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, आप इसको जरूर देखिएगा एक बार एग्जाम्पल सारे को यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि इस विषय में अन्य भी कहा गया है, यथा जो रस वात के संसमाक है। अब कह रहा है कि जो वात का संसमाक है, जो वात को घटाएगा, उनमें रुक्षता लघुता और शीतता हो तो वात का समन नहीं करते। कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ये आप स्किप कर दीजिए, कुछ नहीं है। अनाचार कहते हैं कि द्रव्य रस और वीर इनमें से कोई भी द्रव्य प्रधान नहीं है। उनका अब कुछ अब देखिए, पहले द्रव्य के प्रधान था, फिर रस प्रधान था, फिर वीर प्रधान था। एक और आचार है कि वो कह रहे हैं कि भैया कुछ प्रधान नहीं है। उनका कथन है कि विपाक प्रधान होता है। चौथी चीज आ गई विपाक। विपाक क्या है? उत्तर सभ्य द्रव्यों का योग अथवा मिथ्या विपाक होने से, क्योंकि आहार आदि रूप में ग्रहण किए हुए सर्वद्रव्य सम्यक अथवा मिथ्या रूप से विपाक होकर ही गुण दूसरा उत्पन्न करते हैं। मतलब ये सिंपल सी बात है कि कुछ आचार्य कह रहे हैं कि विपाक को प्रधान माने। विपाक के भेदों के विषम में कई अनाचार कहते हैं कि अब कोई विपाक के बारे में प्रकार आता है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ विपाक के बारे में पूछे कितने टाइप्स के होते हैं तो आप तीन ही याद रखिएगा जो हम चरक में देखते हैं। कौन कौन सा है? मधुर, मधुर अम्ल कटु। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया है, कुछ आचार्य ना विपाक को मधुर अम्ल कटु ऐसे तीन प्रकार का विपाक मानते हैं। किंतु यह मत ठीक नहीं है। यहाँ पे इन्होंने पहले बोल भी दिया है, फिर कहते हैं ठीक भी नहीं है। तो ये बहुत कठिनाई वाला, मतलब ये मिक्सिंग कर दिया इन्होंने। आप बस ध्यान रखिए कि हाँ, विपाक तीन टाइप्स का होता है। सुश्रुत ने तो तीन भी बोला है, पांच भी बोला है, छह भी बोला है। देखिए जैसे अनाचार कहते हैं कि मधुर रस का विपाक मधुर होता है, अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है, इसी तरह सभी रसों का वही पाक होता है। इसमें से दिशांत है कि मतलब कि छह प्रकार का हो गया, ठीक है। तो इस मतलब ये सब बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाइएगा, बस आप चरक वाला याद रखिएगा, वही काफी है एग्जाम के लिए। आगम के अनुसार यहाँ पे देखिए फिर आ गया कि आगम में मधुर और कटु ऐसे दो ही प्रकार के विपाक होते हैं। तो सुश्रुत में विका अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं सुश्रुत अनुसार विपाक के प्रकार, तो आप लिख सकते हैं सुश्रुत अनुसार विपाक के प्रकार क्या है? दो भी है, दो मतलब मधुर और कटु। तीन भी है, तीन मधु अम्ल कटु। और फिर पांच है पंच महाभूत के अनुसार, और छह है छह रस के अनुसार। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। आगम में मधुर और कटु ऐसे दो ही प्रकार के पाक होते हैं। उनमें से मधुर विपाक, जो मधुर विपाक होता क्या होता है? गुरु होता है। मधुर क्या होगा? कफ प्रधान होगा, तो क्या होगा? गुरु होता है। और कटु विपाक लघु होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मधुर विपाक है वो गुरु है, और जो कटु विपाक है वो क्या है? लघु है। मधुर विपाक गुरु है और कटु विपाक लघु होता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच महाभूतों के गुणों के साधन से गुरुता और लघुता ऐसे दो भेद होते हैं। हमको पता है कि कोई भी चीज गुरु और लघु क्यों हो रही है? पंच महाभूत के गुणों से। इनमें से जिसमें पृथ्वी और जल गुरु होते हैं, तथा आकाश वायु और अग्नि जो होते हैं लघु होते हैं, इसलिए विपाक भी दो प्रकार का होता है। सिंपल सी बात है कि विपाक का दो बोला गया है, गुरु और विपाक को दो बोला गया, मधुर और कटु। मधुर के लिए बोला गया है कि ये गुरु होता है, तो गुरु में कौन सा पंच महाभूत प्रधान होगा? पृथ्वी और जल। उसी तरह जो कटु है, विपाक कैसा है? लघु होता है। लघु के लिए कौन सा पंच महाभूत प्रधान है? आकाश वायु और अग्नि, तेज वायु और आकाश। इसके आगे कहा भी है कि यार जिन पच्यमान द्रव्यों में पृथ्वी और जल के गुण की बहुलता होती है, उनमें अब कह रहा है कि मान ली कोई द्रव है और उसमें क्या है? पंच महाभूत में क्या हो रहा है? उसमें पंच महाभूत में पृथ्वी और जल प्रधान है, तो उनका विपाक कैसा होगा? मधुर विपाक होगा। और जिन पच्यमान द्रव्यों में तेज वायु और आकाश के गुण की बहुलता होती है, उनमें कटु विपाक होता है। मतलब कि कोई ऐसा मत लीजिए कि कोई ऐसा द्रव्य है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो पंच महाभूत है वो दो प्रधान है, पृथ्वी और जल, तो इसका विपाक क्या आएगा? वो इसका विपाक मधुर निकल के आएगा। और अगर मान लीजिए इसमें पंच महाभूतों में तेज वायु और आकाश गुण प्रधान है, तो इसका जो विपाक निकल के आएगा उसका विपाक कैसा आएगा? कटु विपाक होगा। पृथक पृथक रस गुण विपाक का प्रधान मानने वाले विवादी आचार्यों के बाद विवाद का संग्रह ऊपर देखा गया है। इस विषय में तो मेन ये कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म करने के लिए उन्होंने एक श्लोक यहाँ अंडरलाइन किया है
ये इंपॉर्टेंट है। पाको नास्ति बिना, हिंदी देख लेते हैं। वीर के बिना पाक नहीं, रस के बिना वीर नहीं, एवं आधारभूत द्रव्य की ना रस की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए द्रव्य की अधिक श्रेष्ठ या प्रधान समझना चाहिए। मतलब लास्ट में इन्होंने कह दिया कि द्रव्य प्रधान है, रस प्रधान है, वीर कोई प्रधान, लेकिन लास्ट में इन्होंने बोल दिया कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, द्रव्य श्रेष्ठ है, वीर के बिना पाक नहीं। मतलब कि सबसे छोटा क्या है, विपाक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, विपाक से श्रेष्ठ कौन है, वीर। फिर क्या कर रहा है, रस के बिना वीर नहीं, तो यहाँ पर रस इज ग्रेटर देन द्रव्य, मतलब द्रव्य सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद रस, फिर वीर, फिर विपाक। ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कीजिएगा। पाको नास्ति बिना वीर्याद, वीर नास्ति बिना रसात, रसो नास्ति बिना। श्लोक याद नहीं कीजिए, बस सुश्रुत में आया, ये ध्यान रखिएगा। द्रव्य और रस का जन्म एक दूसरे के आश्रित है, जिस तरह देह के और देही का जन्म एक दूसरे के अधीन होता है, इसी तरह, मतलब अब द्रव्य क्यों श्रेष्ठ है वो बताया जा रहा है कि द्रव्य और रस का जन्म एक दूसरे के आश्रित है, जिस तरह देह और देही का जन्म एक दूसरे के अधीन होता है, इसी तरह वीर संज्ञक आठों गुण भी द्रव्य के आश्रित होते हैं, रस के अंदर या वीर संज्ञक गुण नहीं रह सकते। लास्ट में इन्होंने क्या ध्यान रखिए कि द्रव्य ही श्रेष्ठ है, बस कहानी यही थी इस चैप्टर में। लास्ट क्या, अपने स्वभाव से प्रसिद्ध औषधिया के विषय में कोई मीमांसा या चिंता नहीं करना चाहिए, किंतु विद्वान वैद्य हमेशा इसको भी जान दिया। तो इस चैप्टर में जो था ना, इस चैप्टर का नाम क्या था, हमने देखा था, चैप्टर का नाम था द्रव्य रस गुण वीर विभाग। तो इसमें देखना बस ये था कि द्रव्य प्रधान होता है, और द्रव्य क्यों प्रधान होता है इन्होंने पहले बताया, द्रव्य क्यों प्रधान है, 9 एग्जाम्पल 9 कारण बताया, फिर रस क्यों प्रधान है, फिर वीर क्यों प्रधान है, विपाक क्यों प्रधान है। वीर को फिर बताया 2 और 8 टाइप्स, फिर विपाक को बताया 2 3 5 8 ऐसे टाइप्स में। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए थे इस चैप्टर में, जो एग्जाम्पल वाला पॉइंट ही थोड़ा बहुत देखिएगा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और ये श्लोक जो है वो, ये वाला श्लोक ध्यान रखिएगा कि पाक के मतलब कि क्या श्रेष्ठ है, पाक मतलब वीर से श्रेष्ठ रस है, रस से श्रेष्ठ द्रव्य है, और सबसे जो श्रेष्ठ कम है वो है विपाक। बाकी कुछ ऐसा काम की चीजें नहीं है इस चैप्टर में। राहुल, जी सर। देख, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम, मैंने बोला था सुश्रुत के कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके फिर उतने इंपॉर्टेंट नहीं दिखेंगे। आगे बहुत कंफ्यूजिंग है, बस सवाल और जवाब चल रहा है। तो हम मतलब जो हल्का हल्का पॉइंट है वही सब देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं 41। 41 का चैप्टर का नाम क्या है, द्रव्य विशेष विज्ञान अध्याय। अभी हमने द्रव्य रस गुण वीर्य विभाग देखा था, अब सिर्फ द्रव्य के बारे में बताया है उन्होंने। सर सर हाँ, क्लास लीजिएगा अभी, गर्मी क्या लग रहा है, लाइट नहीं है। क्लास नहीं ली जा रही, गर्मी लग रहा है? लाइट नहीं है सर। कौन सी दुनिया में अभी लाइट जस्ट नहीं है?